हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखो, आपकी पढ़ाई को एकदम फास्टली रिवीजन करना है और रिवीजन करने के लिए हम लोगों ने जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं प्रव्या एकेडमी के, उन नोट्स को पॉइंट टू पॉइंट समझाने का निर्णय लिया। और आज की क्लास तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन उसके बाद क्लास कितने बजे आनी चाहिए, लाइव आनी चाहिए या रिकॉर्डेड आनी चाहिए, उसका कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ताकि उस हिसाब से हम हमारे आगे की क्लास का शेड्यूल तैयार करें। लेकिन आज की क्लास तो मैंने सोचा आज से ही शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। तो आज हम कुछ आधा चैप्टर आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है तो आधा पढ़ेंगे। बाद में हम कम से कम आधा से ज़्यादा एक एक चैप्टर पूरा करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो आप अपने सारे मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें और इस नोट्स की पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से कहीं से भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए तो आज हमारा कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक नाम सुना होगा आपने, परिवर्तन। क्या नाम सुना होगा? परिवर्तन। क्या होता है परिवर्तन? देखो ध्यान से सुनो, हमें ये पता होना चाहिए परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन होता क्या? देखिए, परिवर्तन आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है जो पहले जिस अवस्था में थी और वो जिस स्थिति में थी, वो अपनी स्थिति या अवस्था को बदल दे, तो हम उसे परिवर्तन कह देंगे। तो और परिवर्तन आपके दो टाइप के हैं, एक तो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, एक तो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा आपका होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। चलिए, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हमने एक एक सारणी बना दी है, ठीक है। तो उन सारणी को ध्यान से समझते जाएंगे कि भौतिक परिवर्तन एक साइड में, हमने रासायनिक परिवर्तन लिखे हैं। तो आप लोगों को आई होप दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सुनो ध्यान से। भौतिक परिवर्तन की बात करें यहां से, देखो, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के संगठन में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कह देंगे, रासायनिक। देखो, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। और नेक्स्ट है, ये केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन है वो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का अर्थ क्या है, जैसे मान लो लंबाई, क्या है, लंबाई है, या द्रव्यमान है, या इसका रंग है, या अपन कह सकते हैं अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव, गैस, ये सारी अवस्थाएं हैं, ये आपके भौतिक गुण होते हैं पदार्थ के। और इसमें क्या होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणु सूत्र हो या पदार्थ के जो अंदर के गुण हैं उनमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट अपन एक एक करते जाते हैं, नेक्स्ट देखते जाइए। जैसे इसमें पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है, इसमें पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है। क्या क्या कहना चाह रहा है कि जैसे आप लोगों ने कि ये एक्स पदार्थ था, इससे आपने वाई पदार्थ बना दिया, तो आपको परिवर्तन हुआ। तो अगर इस वाई पदार्थ से वापस हम एक्स पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये है, तो हम कह सकते हैं कि मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है। और इसमें क्या होता है, पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। आप पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, सही है ना। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ये स्थायी होता है। एक बार हो गए तो हो गए, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, तो ये अस्थायी है। और इसके उदाहरण कांच का टूटना, आपने कांच को तोड़ा तो कोई नया पदार्थ थोड़ी बना,
नहीं बना। और जैसे पानी का जमना, पानी मैंने पहले ही यहाँ पर बताया कि जो अवस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे कोई ठोस है, ठोस से द्रव बना, ठोस से क्या बना, द्रव, द्रव से मान लो गैस बना, या गैस से वापस द्रव बना, या द्रव से ठोस बना, ये सारी जो अवस्था में परिवर्तन होते हैं, ये अवस्था में परिवर्तन एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये आपके कैसे परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। शक्कर का घुलना, शक्कर का जल में घुलना, शक्कर आपने जल में डाली तो कोई नया पदार्थ थोड़ी बना। तो ये अगर हम बात करें इसमें देखो, दूध का दही जमना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब दही जम गया तो दही से आप दूध थोड़ी ना बना सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर, नहीं बनाया जा सकता, सिंपल बात है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर एक बार जंग लग गई तो आप उससे वापस जंग से लोहा थोड़ी बनाओगे। ये अंगूर का किण्वन या लकड़ी का जलना, लकड़ी का या किसी का भी अगर जलना आता है तो जलना जो है ये आपका 100% रासायनिक परिवर्तन है। कहीं पर भी किसी का जलना आता है, ठीक है ना, ये बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो जो चीजें हैं यहाँ इसमें लिखी हुई हैं वो हम करते जाएंगे। चलो सुनो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना, ये कैसा परिवर्तन है। तो मुख्यतः जलने की बात है, ये तो हम बात कहेंगे कि ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे ये मान लो मोमबत्ती है, इस तरह की मोमबत्ती है और ये जल रही है, तो आप लोगों को पता है मोमबत्ती यहां से पिघल भी तो रही होती है। अगर पिघल रही है तो मोमबत्ती पिघलना और यहाँ जलना, ये जल रही है, तो ये दो चीजें एक साथ होती है जब मोमबत्ती को जलाया जाता है। तो जलना तो आपका कैसा परिवर्तन हो जाएगा भाई, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये तो आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक, जबकि ये कैसा आपका परिवर्तन है, भौतिक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखें। अच्छा, इसी का जैसा एक उदाहरण है लकड़ी का काटना। तो लकड़ी का काटना तो आपको पता है किसमें आता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन पेड़, क्वेश्चन पूछा जाए पेड़ की डाली या शाखा काटना, तो देखो पेड़ से आप काटोगे ना तो यहां पर दोनों होंगे, भौतिक भी होगा और रासायनिक भी हो जाएगा। क्योंकि लकड़ी, पेड़ में क्या होगा, देखो पेड़ की लकड़ी है, लकड़ी में तो आपको कि सर पानी का सेवन होता है ना, नए पौधे भी उग जाते हैं, लकड़ी में नई पत्तियां भी उगती है, शाखा है पेड़ की तो नई पत्तियां भी उगती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बाद में नहीं होगी क्या, नहीं होगी, तो वो रासायनिक परिवर्तन भी हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट, इसको ध्यान से समझते जाओ। रासायनिक अभिक्रिया, नेक्स्ट नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके, ये वर्ड भी काफी महत्वपूर्ण है, आपस में अंतःक्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाई एक पदार्थ हो या अधिक, वो आपस में अंतःक्रिया कर ले और एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं। आप कहोगे सर एक पदार्थ, हाँ होगा, आगे पढ़ेंगे। चलो, तो वो है। नेक्स्ट है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण, कि कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा, या गैस का निकलना, कोई भी गैस का उत्सर्जन होगा। तो देखो ध्यान से समझो, ये सारे चार परिवर्तन में या तो ये चार हो सकते हैं या फिर कुछ हो सकते हैं। तो आप समझ लेना वहां पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ में आई बात है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो सुनो, क्या होते हैं रासायनिक समीकरण।
किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में, शॉर्ट में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ा तो आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बताओ कितना आसान से लिखा है। इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। ये क्या है? शब्द समीकरण है। कभी अब इससे आप पता चल जाएगा कि एक मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई तो आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये इस तरह से समीकरण बन जाता है। लेकिन अब इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को आपने लिख लिया, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं भाई? Mg लिख दिया। और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। तो इससे क्या बन गया? MgO। तो ये क्या बन गई? और समीकरण। इसको और शॉर्ट में लिख दिया तो ये पहले ऊपर वाली तो शब्द समीकरण है, नीचे वाली एकदम प्योर समीकरण है। ठीक बात। चलो नेक्स्ट चलते जाए, कंटिन्यू। ये अच्छा, अब देखो इसमें ध्यान से सुनो। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया शुरू होने से पहले होते हैं, जो भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो बाद में नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लिखा होगा रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग हो जाएंगे भाई? दो भाग होते हैं। दो रासायनिक समीकरण के दो भाग कौन है? एक तो है अभिकारक, एक तो है अभिकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पहले भाग लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने भाग लिया तो वो अभिकारक है। और फिर आता है उत्पाद। देखो सिंपल सी परिभाषाएं लिखी हुई है, कोई इसमें लोड लेने वाली बात है ही नहीं कि कैसे याद करेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो आपका क्या है? अभिकारक है। जो अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। सिंपल सा ये। तो ये इस तरह की कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट और कंटिन्यू चलते जाएंगे, काफी सारी चीजें आज हम करेंगे। रासायनिक समीकरण को लिखोगे कैसे? रासायनिक समीकरण को आप चाहते हो लिखना तो कैसे लिखे? चलो देखो, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं। पहला पॉइंट देखो, अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं और यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। मान लो ये अभिकारक लिखा, अभिकारक, और यहाँ उत्पाद है, उत्पाद, तो इसके बीच में हमने तीर का निशान लगाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो ये तीर का निशान लगाते हैं। तीर के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक, तीर है इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक लिखेंगे और राइट हैंड साइड दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाएगा। इस साइड में हम उत्पाद लिखेंगे। ठीक, एक या अधिक, एक से अधिक अभिकारक होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। मान लो ये एक और ये बी, दो अभिकारक है तो दोनों के बीच में प्लस का लगाएंगे। और इसी तरह से मान लो इससे सी और डी बन रहा है तो जितने भी उत्पाद बनते हैं उन सब के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा अभिकारक मिलके, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने भी अभिकारक मिलके अभिक्रिया को नहीं कर रहे हैं, एक से अधिक हैं, तो हम उसके बीच में क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? प्लस लगा देंगे। तो ये इसके साथ और कुछ लिखा होगा हमने। नेक्स्ट, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जा सकता है। भाई अभिकारक हैं और उत्पाद है तो उनकी भौतिक अवस्था भी आप लिख लो। भौतिक अवस्था कैसे लिखनी है तो सुनो ध्यान से। देखो भौतिक अवस्था लिखनी है तो जैसे ठोस है तो साइड में छोटा सा, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा Mg, अगर ये ठोस है तो इसको S छोटा सा S। अगर ये द्रव है तो इसको L लिख लो, या फिर ये गैस है तो स्मॉल g लिख लो। अगर ये जलीय विलयन है, Mg जल के अंदर घुला हुआ है तो इसको AQ लिख लो। ठीक, तो ये AQ, ये पॉइंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। छठा नेक्स्ट नियम है कि अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, इनको तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। कि भाई कोई मान लो अभिक्रिया हो रही है, ए से मान लो बी बन रहा है, तो हमने कहा कि इसमें 200-300 एटीएम तापमान दिया तो इसको तीर के ऊपर या नीचे लिख लो। एटीएम तापमान कैसे हो सकता है, सॉरी दाब दिया, या फिर मान लो 200 केल्विन इसमें ताप दिया तो ये। और मान लो आप चाहो तो अगर उत्प्रेरक है तो आप ए
और भी, इसके ऊपर या नीचे कहीं पर आप उत्प्रेरक का नाम लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, पूरी रासायनिक समीकरण लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। सही है। और ये हमारे प्रभा एकेडमी के मोबाइल नंबर है, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रुको रुको जरा, तो आप हमारा डाउनलोड ऐप नाउ, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। यहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब भी कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो। ये हमारे प्रभा एकेडमी का मोबाइल नंबर है 6375813090। यहाँ पर आप आपका कोई भी काम हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते जाइए। नोट, जब तक आवश्यक न हो भौतिक अवस्थाओं को नहीं लिखा जाता। देखो कितनी मस्त बात होगी आपके फायदेमंद। कोई जरूरी नहीं है कि आप भौतिक अवस्थाएं लिखे ही लिखें। तो जब तक आवश्यक नहीं हो भौतिक अवस्थाओं को लिखा नहीं जा सकता। ओ भाई, ये छोटा काय हो गया, नहीं लिखा जा सकता। उत्प्रेरक, अभी एक नाम आया था उत्प्रेरक। तुम कहोगे सर ये कौन सी बला है भाई? अरे वैसे आप पढ़ के आए हो तो आपको सब कुछ पता है, ये तो आपको दिमाग में आ गया होगा। उत्प्रेरक है ना, आपके रिश्तेदार, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में कैसा कलर सेट होता है, पिंक 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 से। ओके, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। पहली बात तो ये भाग नहीं लेते, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग तो लेते नहीं है। ये भाग तो लेते नहीं है, परंतु ये अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, इन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। देखो ये क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेंगे नहीं, दूर बैठे रहेंगे। ये अभिक्रिया यहां हो रही है तो ये यहां रहेंगे, भाग लेंगे नहीं, लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अरे जैसे मान लो, ऐसे देखो, मस्त बात बताता हूं। ये एक तुम हो और ये मान लो तुम्हारी एक कोई बहन है, इसकी छोटी वाली बहन है। अब तुम दोनों लड़ रहे हो, तुमने इसके बाल पकड़े, यहां से बाल पकड़े और खींच रहे हो। एक बंदा ऐसा होता है जो यहां बैठा होता है, उसको मजा आ रहा होता है, जो क्या चाहता है तुम लड़ो। ये आपकी लड़ाई में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये कहेगा अरे तेरे बाल खींच दिए इसने, मेरे बाल खींचे होते ना तो मैं इसको दिखाता। तो ये एक मुक्का मारेगी आपके जोर से, आपकी बहन। तब तक ये आपको कहेगा एक मुक्का मार दिया तेरे को, भाई साहब मैं तो सहन नहीं करता, तुम इसको धवा दो। ऐसे करके ये क्या कर रहा है, लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है, दूर बैठा है, लड़ नहीं रहा है, लेकिन आपको लड़वा रहा है, आपकी स्पीड बढ़ा दी। या फिर ये ऐसा भी कर सकता है, अरे यार मत मार इसको, बेचारी को, लड़की है, पाप लगेगा, इसको मत मार, बाल मत खींच, तो अभिक्रिया कम हो जाएगी। तो बताओ ये जो है ये क्या है, उत्प्रेरक है। ये बेटा अभिक्रिया में भाग तो लेता नहीं है, लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, चाहे तो बढ़ा दे चाहे तो कम कर दे। ठीक, और कुछ यहां पर हमने अभिक्रिया भी लिखी, देखो ध्यान से सुनते जाओ। चलो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है। अगर हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराएं और कितना, ये देखो ये हमने लिख दिया ना दाब, कितना दाब रखे हैं 340 एटीएम, तो क्या बन जाएगा CH3OS। ठीक, ओके। अच्छा इसका नाम क्या है, कमेंट में मारो, इसका नाम क्या होगा, कमेंट में फेंक के मारो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जलीय विलयन में, और 12 हाइड्रोजन के अणु, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और क्लोरोफिल। इनसे जब हम क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है, C6H12 और 6
और ये जलीय विलयन में, और ऑक्सीजन गैस बनती है जलीय विलयन में घुली हुई, और जल बनता है वापस। तो ये तो आपको जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, याद रहनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, आपको याद रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। कंकाली या ढांचा या असंतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण कह सकते हैं इसको, ढांचा समीकरण कह सकते हैं, या असंतुलित समीकरण कह सकते हैं। क्या होता है ध्यान से सुनते जाओ। देखो, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। भाई इस साइड में अभिकारक में जितने तत्व हैं उनकी संख्या, जैसे मैग्नीशियम का इधर कितना तत्व है, आप कहोगे सर 1। मैग्नीशियम यहाँ कितना है 1, उधर कितना है, आप कहोगे सर 1। यहाँ 1 ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो बताओ तत्वों की संख्या समान है क्या? तो समान नहीं है। अभिकारक में परमाणु तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है? अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसे हम ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। और अगर बराबर है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक, तो ये इसका असंतुलित समीकरण का उदाहरण था। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? देखो, ये वही मैंने बता दिया था। अभिकारकों में परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद में परमाणु की संख्या वो। ठीक, फिर आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बता दिया। जैसे इसमें देखो कार्बन कितना है, देखो ध्यान से सुनो। कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ पर कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने 2 और इधर कितने 2। तो बताओ दोनों साइड बराबर है। कार्बन के परमाणु कितने हैं? कार्बन एक तत्व है, तत्व के परमाणु कितने 1, इस साइड में भी 1, इस साइड में भी 1। यहाँ पर हमने यही चीजें लिखी हुई है। सही है या गलत? बताओ। ऐसा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते जाओ भाई लगातार। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? संतुलित क्यों कर रहे हैं, क्या महत्व है? तो इसका एक मेन जो कारण है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं, न ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। भाई न तो द्रव्यमान पैदा करो, न ही उसको खत्म कर सकते हो। बस ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट, या फिर इसको और थोड़ा सरल भाषा में बताएं तो कि किसी भी दोबारा गया किसी भी कोई बात नहीं, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए। और इसको भी और शॉर्ट में करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर रहनी चाहिए, परमाणु की संख्या समान रहनी चाहिए। शब्द समीकरण है, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक से जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। इसकी समीकरण में नहीं हमने Zn+H2SO4 और इससे क्या बन गया ZnSO4 और हाइड्रोजन। आप तीर के दोनों तरफ परमाणु की संख्या की तुलना करो, आप पता करो कि यहाँ देखते हैं। ये संतुलित करने का तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक सारणी बनानी जिसमें एक साइड में लिखना तत्व, एक साइड में लिखना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, एक साइड में लिखना उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब जिंक के कितने अभिकारक में, तो आप कहोगे 1 है, उधर कितने 1 है। हाइड्रोजन के कितने थे अभिकारक में, तो 2 थे। तो उधर यहाँ पर देख कहता हूँ जिंक 1 है और उधर 1 है। हाइड्रोजन कितने H2 यानी 2 और इधर भी H2 यानी 2 लिख दिया। फिर S सल्फर कितना है, यहाँ 1 है उधर 1 है, तो ये 1 और ये 1। और O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर यानी 4 ऑक्सीजन, उधर भी O फॉर 4 ऑक्सीजन। तो बताओ ये सब बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये कैसे समीकरण है? संतुलित समीकरण है। अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद हम हमारी क्लास को खत्म करेंगे। यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जैसे हमें दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है
तो देखो एक अभिक्रिया दी हुई, समीकरण दिया हुआ है Fe और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2O के साथ, तो क्या बनता है Fe3 और O4 और हाइड्रोजन। ठीक, देखो पहले चरण में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बनाए। हमने वही लिखना है, तत्व लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की संख्या लिखनी है और अभिक्रिया में उत्पादों में उपस्थित परमाणु की संख्या। अभिकारक में कितने परमाणु हैं वो लिखो एक साइड में, Fe के कितने हैं तो यहाँ कहोगे Fe एक ही है तो एक है, यहाँ कितने हैं 3 है भाई साहब, मजा हो गया 3 है। और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 है H2 और उधर कितने हाइड्रोजन 2 है, बराबर है कोई बात। ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड में, ऑक्सीजन H2O 1 और इस साइड में कितने O4 यहाँ से आ रहा है। अब इनको सबको बराबर करना है, कैसे करना है देखो, देखते जाना और सुनते जाना और समझते जाना। पहले दूसरा चरण देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा चरण है कि दूसरा चरण क्या है, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना है। सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दो आप इस तरह से, एक Fe के चारों ओर बॉक्स बना दिया, एक H2 के चारों ओर बॉक्स बना। ये बॉक्स क्यों बनाते हैं, ताकि क्या है कि हम बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं करना। जैसे आपने कई बेटे तो Fe3 कर दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, इसलिए हम लोग क्या बना रहे बॉक्स। ठीक, फिर तीसरा चरण देखते हैं, बॉक्स बनाने के बाद क्या है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करो, चाहे वो अभिकारक में और उत्पाद में हो। तो आप देखो जो सबसे ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन था, तो आपको ऑक्सीजन को 4 करना है, तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करना है। चलो हम लाइट भी कट गई, तो यहाँ पर बाकी का हम पढ़ेंगे कल।